स्टॉप इंडिया। नमस्कार, स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। हिमाचल प्रदेश की खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। उसके पहले नजर हेडलाइंस पर। हिमाचल सरकार के 4 साल पूरे होने पर मंडी आएंगे पीएम मोदी। कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। प्रदेश की दी जाएगी हर संभव सहायता। मंत्रिमंडल की हुई अहम बैठक। संशोधन वेतनमान पर लगी मुहर। 2 लाख कर्मचारी को मिलेगा इसका लाभ। राज्यपाल से मिले हाटी समुदाय के लोग। हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा लेकर की गई चर्चा। अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। मेयर ऑफिस के बाहर हो रहा धरना प्रदर्शन। पानी की समस्याओं को लेकर पूर्व पार्षद नरेंद्र ठाकुर कर रहे प्रदर्शन। शिमला में मर्ज किए गए वार्डों की बताई खस्ता हालत। और जिला परिषद उम्मीदवार अनिता शर्मा ने रिकाउंटिंग की मांग न करने पर अनशन की दी चेतावनी। प्रदेश प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रिटायरिंग ऑफिसर पर लगाया धांधली का आरोप। चलिए बुलेटिन शुरुआत करते हैं। प्रदेश सरकार के 4 साल 27 दिसंबर को पूरे हो रहे हैं। इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडी आएंगे और कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने बताया है कि वे दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिले थे। पीएम मोदी ने उन्हें आश्वस्त किया था कि प्रदेश के लिए हर संभव सहायता दी जाएगी। है पर्टिकुलरली ये जो कोविड के नए इसमें, तो उसमें चिंता का विषय जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल फुली वैक्सीनेटेड स्टेट है। ये हमको एक सुरक्षा कवच के रूप में मदद करेगा उसमें। और हिमाचल प्रदेश में एक्टिव केसेस का अगर हम देखें कोविड का, तो उसमें गिरावट आई है, काफी गिरावट आई है। अब हमारे 400 कुछ मामले रहते हैं हिमाचल प्रदेश में एक्टिव, लेकिन फिर भी जो 25 तारीख का जो क्रिसमस है, क्रिसमस के साथ साथ में नई साल का ये दौर आ रहा है, तो उसमें बड़ी संख्या में टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आते हैं। टूरिस्ट जो भी आ रहे हैं उनका अभिनंदन है, स्वागत है। हमें किसी प्रकार से कोई उसमें चिंता की बात नहीं है उनके यहाँ आने पर। मेरा टूरिस्ट से भी और उसके साथ साथ में स्थानीय लोगों से भी इस बात के लिए जरूर आग्रह रहेगा कि कोविड खत्म नहीं हुआ है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, अभी भी सावधान होने की आवश्यकता है। जो नया वेरिएंट है, इसने बहुत चिंता पूरी दुनिया की बढ़ाई है, तो स्वाभाविक रूप से हम भी चिंतित हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और जो कोविड के जो हमारे नियम हैं उनका पालन करते रहें, ऐसा मेरा जरूर आग्रह रहेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई, जहां राज्य सरकार के लगभग 2 लाख कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान प्रदान करने का निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि कर्मचारियों को जनवरी 2022 तक वेतन, फरवरी 2022 में संशोधित वेतनमान के अनुमान प्राप्त होगा। इसके राज्य के राजकोष पर प्रति वर्ष 4,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। वहीं प्रदेश सरकार कर्मचारियों को एरियर के रूप में पूर्व में ही लगभग 5,000 करोड़ रुपए के अनंतरिम राहत प्रदान कर चुकी है। साथ ही संशोधित वेतनमान के उपरांत 1,05,000 एनपीएस कर्मचारियों के उच्च वेतन निर्धारण के चलते प्रदेश सरकार द्वारा न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत 6 वर्ष के अंशदान के रूप में 260 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। वहीं बैठक में अनुबंध कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि का भी निर्णय लिया गया है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को 1 जनवरी 2016 से नए वेतनमान जो हैं वो मंजूर किए हैं। जनवरी की सैलरी पेएबल इन फरवरी, ये बढ़े हुए वेतनमान के अनुसार जो है वो कर्मचारियों को ये वेतनमान मिलेंगे। इसके कारण हिमाचल प्रदेश का जो सरकार का वेतन का बर्डन है
वो 4000 करोड़ वार्षिक जो है वो सरकार जी खजाने। सिरमौर हाटी विकास मंच की एक विशेष बैठक आयोजित शिमला में की गई, जिसकी अध्यक्षता विकास मंच के अध्यक्ष प्रदीप सिंह ने की है। आपको बता दें कि गिरिपाड़ क्षेत्र के मूल निवासी हाटी समुदाय के जनजाति का संवैधानिक दर्जा और गिरिपाड़ा क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया है। एक प्रतिनिधिमंडल महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश जी से राजभवन में मिला, जिसमें हमने मांग की कि जो गिरिपार का क्षेत्र है उसको जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जाए। यह एक चिरकालिक मांग है, समय समय पर वहां के जो प्रतिनिधि है उन्होंने भी उठाई है, लेकिन सिरे अंत तक परिणाम तक नहीं पहुंच पाई है। चाहे बात जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसियों की रिपोर्ट्स है, वो सब तमाम जो ट्राइबल के लिए अनिवार्य है, उसको अधिकार दिलाने के लिए अनिवार्य है, वो सब कागज तैयार है। तो हम आज इसी संदर्भ में हमारी एक खुमली बैठक हुई थी, जिसमें हम सभी ने प्रस्ताव पारित किए और महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भेजा और उसमें आग्रह किया गया कि शीघ्र ही गिरिपार के 3 लाख लोगों को जनजातीय जो अधिकार है वह दिया जाए। देखिए, हाटी समुदाय का एक प्रतिनिधिमंडल आज महामहिम गवर्नर साहब से मिला है। हमारी प्रमुख मांग यही है कि हमारे जो क्षेत्र है गिरिपार का, हाटी कम्युनिटी के लोग वहाँ पे रहते हैं, लगभग ये 3.25 लाख और 3 लाख के आसपास की आबादी जो है वो वहाँ पे रहती है। 400 के आसपास जो है हमारी पंचायतें हैं, गांव आते हैं और 144 पंचायतें। उनका एक मुद्दा था, हमने महामहिम को आज जो है ज्ञापन सौंपा है और ये आग्रह किया कि आप इस मुद्दे को केंद्र सरकार से, खासतौर पर इस प्रस्ताव को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उठाए। और ये जो मुद्दा है ये बहुत वर्षों से जो है हम उठाते आ रहे हैं, लेकिन मौजूदा सरकार ने इसमें काफी कार्रवाई की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो जितने भी कागजात है वो पूरी तरह से तैयार है। हमारा थोड़ा जो आक्रोश है वो स्थानीय जो शिमला के सांसद है उनके प्रति है। उनसे ये आग्रह है कि इस मुद्दे को आप शिद्दत के साथ केंद्र सरकार से उठाएं, क्योंकि जो पहले सांसद रहे हैं वीरेंद्र कश्यप जी, उन्होंने संसद में सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे को उठाया है। कोविड महामारी के दौर में सामाजिक संस्थाओं ने लगातार आगे बढ़कर लोगों को मदद की है। वहीं इनर व्हील क्लब ऑफ शिमला भी सामाजिक कार्यों में आगे आया है। क्लब ने आज शिमला के रिंज मैदान में डीडीयू अस्पताल के साथ मिलकर रक्त की कमी को दूर करने के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। बहुत सोशल वर्क करता है एंड उसके लिए तरह तरह के प्रोजेक्ट्स मतलब कि हम लोग अंडरटेक करते हैं। तो आज हमने ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइज किया है अलॉन्ग विद दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल के ब्लड बैंक के डॉक्टर्स के साथ। एंड हमारा टारगेट है कि हम खूब ब्लड कलेक्ट करके एंड ब्लड बैंक में डिपॉजिट कर सके, बिकॉज हमारी जानकारी के मुताबिक इस टाइम ब्लड बैंक में ब्लड की बहुत कमी है। तो इसलिए हमने सोचा कि इस टाइम ये कैंप ऑर्गेनाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए आज हम इधर इकट्ठे हुए हैं फॉर दिस एक्टिविटी। पिछले साल जिला परिषद के चुनाव हुए थे, जिसकी मतगणना 22 जनवरी को हुई थी। वहीं शिमला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनीता शर्मा ने आरोप लगाया है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके एजेंट को समय पर मतगणना केंद्र में जाने नहीं दिया। आपको बता दें कि जिला परिषद के उम्मीदवारों के एजेंटे को बीसीसी की गणना को वक्त के अंदर ही केंद्र जाने का इजाजत देने चाहिए थी। मेरा तो मुद्दा यही था कि मैं सिर्फ रिकाउंटिंग चाहती हूँ, जो मेरा एक अधिकार है। और मैं आप लोगों के माध्यम से अपने प्रशासन से ये डिमांड करती हूँ, फिर से डिमांड कर रही हूँ। 11 महीने से हो गए हैं मुझे, मैं मानसिक रूप से बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो चुकी हूँ। मानसिक रूप से मैं डिप्रेशन में जा चुकी हूँ कि 11 महीने से हर हफ्ते डेट पड़ती है, डेट पे डेट और हम लोग पहुंचते हैं। उसके बाद जो है कंक्लूजन क्या है, 0। और जब हम प्रशासन जो है डीसी साहब जिनके पास हमारा केस लगा हुआ है वो किसी नतीजे पे पहुंचने लगते हैं, तब तक जो है दूसरी पार्टी मेरे जो जिनके
ऊपर हमने केस कर रखा है, जिनसे हमारी डिमांड है रिकाउंटिंग की, वो एकदम से जो है उस पर स्टे ले लेते हैं और आगे निकल जाते हैं डीसी साहब को ये बोल के कि ये जो है 164 सेक्शन 164 पे इन्होंने अपने दिमाग से काम नहीं लिया है जो डिसीजन दिया है। आपको बता दें कि पिछले साल जिला परिषद के चुनाव हुए थे, जिसकी मतगणना 22 जनवरी को हुई थी। वहीं शिमला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनिता शर्मा ने आरोप लगाया है। देहरा में आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी ठेकेदार उग्र हो गए हैं। आपको बता दें कि देहरा डिवीजन के ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र और देहरा विधानसभा क्षेत्र आता है। ज्वालामुखी में निविदा ऑफलाइन है, जो देहरा में ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित क्यों नहीं किए जा रहे हैं, जिसके ठेकेदार पीडब्ल्यूडी के लिए एक दफ्तर जो 2 नियमों से परेशान होकर आत्मदाह की चेतावनी दी है। इसके बारे में हम सरकार को थोड़ा अवगत कराना चाहते हैं कि देहरा और ज्वालामुखी 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। ज्वालामुखी क्षेत्र में 90,000 से लेकर 5 लाख तक जो टेंडर हैं वो ऑफलाइन हो रहे हैं, जबकि देहरा विधानसभा के क्षेत्र में यही टेंडर 1 लाख से 5 लाख तक ऑनलाइन हो रहे हैं। ये सबसे परे है और ठेकेदार जो हैं वो डी क्लास के 2 मतलब एक विधान 2 कानून, क्योंकि देहरा मंडल के अंतर्गत ज्वालामुखी और देहरा विधानसभा क्षेत्र ये इसके दायरे में आते हैं। अब यहाँ सर इन्होंने क्या किया है कि यहाँ देहरा के जो निविदाएं हैं वो ऑनलाइन कर दी हैं, जो कि पहले ऑफलाइन ही हुआ करती थी, और ज्वालामुखी की जो निविदाएं है वो ऑफलाइन ही है, मतलब 90,000 से लेके और 5 लाख तक। और 2022 में मई में नगर निगम शिमला के चुनाव प्रस्तावित है। इसके पहले शिमला की सियासत गरमाने लगी है। आपको बता दें कि नगर निगम शिमला के चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जाता है। ऐसे में शिमला की ठंडी फिजाओं में सियासत का गरमाना लाजमी है। वहीं नरेंद्र ठाकुर ने बताया है कि नगर निगम शिमला में मर्ज किए गए वार्डों की हालात खस्ता है। ऑफिस के बाहर मैं आज थोड़ा धरने पे बैठा हूँ। मेरी ये 2 डिमांडें हैं कि जो हमारे वार्ड है 15-16 मस्द एरिया के वार्ड है, इसमें 3 करोड़ की सरकार द्वारा ग्रांट दी जाती थी, वो ग्रांट बंद कर दी है सरकार। एक एक करके एमसी से पहले फॉरेस्ट छीना, उसके बाद जो पानी है वो प्राइवेट कर दिया। आज 3 करोड़ की जो ग्रांट आती थी मस्द एरिया की, 15-15 लाख हर वार्ड को दिए जाते थे, वो ग्रांट सरकार ने बंद कर दी है। आप देखिए, नरेंद्र ठाकुर जी हमारे पूर्व में पार्षद है, बड़े कांग्रेस के पार्षद है, बहुत ही जुझारू पार्षद है, अपने वार्ड के लिए बहुत ही काम कराते हैं। अभी प्रेजेंट में जो है इनको मिसेज जो है यहाँ से पार्षद है, तो मैं समझती हूँ कि 34 वार्डों में जितना काम हुआ है, सबसे ज्यादा वार्ड जो है नरेंद्र ठाकुर जी के वार्ड में हुआ है। इसका जो है मेरे पास प्रमाण है, मैं इनको जो है दूंगी कि मेरा विक्रेता साहब बोल रहा है कि 34 के 34 वार्डों का हमें विवरण दे, किसके वार्ड में कितने कितने काम हुए, किस चीज से हुए। बहुत खुशी की बात है, हमें बहुत अच्छा लगता है कि शिमला शहर हमारा है, इसमें कोई कांग्रेस और बीजेपी का कोई लेन देन नहीं है, सब हम मिलकर 34 के 34 पार्षद शिमला शहर के लिए। चलिए, हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले